हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर मैग्नीफाइंग ग्लास। नाउ इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हैं, चलिए वो सॉल्व कर लेते हैं। Work in pairs. Answer the questions that follow the pictures given below. Share your answers with your classmates and teacher. तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में हमें क्या क्या दिखाया जा रहा है। एक तो ये पाम रीडर है, राइट, जो हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं, उसे हम पाम रीडर कहते हैं, राइट। पंडित जी जो आपका हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है इसके हाथ की लकीरें देख रहे हैं। यहाँ पे एक डिटेक्टिव है जो फुटप्रिंट्स के जो निशान है उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है इंस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे हमें एक स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है ये बॉटनी का स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो, आई डोंट नो व्हाट, बट इट लुक्स लाइक अ स्टूडेंट एंड ही इज वाचिंग दिस इंसेक्ट थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये जो है ये तीन चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज पिक्चर्स? इन सारी पिक्चर्स में कॉमन क्या है? तो इनमें कॉमन ये है कि इन तीनों ही पिक्चर्स में लोग जो है मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को और क्लोजली देखने के लिए। कौन सी इनमें से पिक्चर्स हैं जिन्हें आप जो है जानते हैं, पहचानते हैं? तो इसमें ये जो पिक्चर है पाम रीडर वाली, ये और जो डिटेक्टिव की पिक्चर है, ये दोनों ही पिक्चर जो है मेरी पहचानी हुई है, क्योंकि मैंने अक्सर जो है पाम रीडर्स को देखा है हाथ पढ़ते हुए। और टीवी में हम अक्सर देखते हैं डिटेक्टिव जो है वो फुटप्रिंट्स को जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं। Why do you think the people in the pictures need to use a magnifying glass? इन पिक्चर्स में इन लोगों को मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो क्यों यूज करना पड़ रहा है? तो इन्हें इसलिए यूज करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो है जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उन्हें साफ तरीके से देखना चाहते हैं, क्लियरली देखना चाहते हैं ना। यहाँ पे देखिए हाथ की रेखाएं पढ़ने के लिए हर रेखा को बहुत ही क्लोजली देखना पड़ेगा, राइट, क्लियरली देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। फुटप्रिंट्स में जो है जो शूज के पीछे जो पैटर्न होता है उसे देखने के लिए इन प्रिंट्स में हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे ये जो लीफ और एंट को देख रहा है, इंसेक्ट को, तो उसे जो है ध्यान से देखने के लिए उसकी बॉडी कैसी है, लीफ की बॉडी कैसी है, तो इन चीजों को ध्यान से देखने के लिए, इनके पैटर्न्स को क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए जो है हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है। They use a magnifying glass to see very small details clearly. Some objects are too tiny to be seen properly with the naked eye. What other instruments magnify objects? तो और कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे जो है हम चीजें बड़ी कर सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, राइट। दूर की जो चीजें हैं आसमान में जो है वो हम टेलीस्कोप से देखते हैं, चांद तारे। बाइनोक्यूलर्स हैं, कभी जंगल में आप जाओ, सफारी पे जाओ तो जानवर जो है दूर कहीं हो तो उसे देखने के लिए बाइनोक्यूलर्स का यूज होता है। हैंड लेंस भी आते हैं, उनका भी हम यूज करते हैं। और कैमरा का जूम लेंस ऑफ कोर्स है ही है, जिससे जो है हम चीजों को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। इफ यू हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास, व्हाट वुड यू लाइक टू यूज इट फॉर एंड व्हाई? If I had a magnifying glass, I would like to use it to observe insects and plant leaves. It would help me see their small parts and details clearly, which are not visible to the naked eye. मुझे जो है प्लांट की लीव्स और इंसेक्ट्स को देखना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि इन्हें डिटेल में देखने में बहुत मजा आएगा, बहुत नई नई चीजें जो हैं देखने को मिलेंगी। With this round glass, I can make magic talk. तो ये जो गोल ग्लास है, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसके थ्रू जब मैं नॉर्मल सी चीजों को देखती हूँ, तो हमारे आसपास जो भी नॉर्मल सी चीजें हमें दिख रही हैं, जैसे फूल है, पत्ती है, अगर हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखेंगे तो वो इतनी खूबसूरत दिखाई देंगी, सब चीजें इतनी मैजिकल दिखाई देंगी आपको, उसमें इतने अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देंगे कि वो ऐसा लगता है जैसे जादू जो है हमारे सामने बोलने लग गया है, सब कुछ बहुत ही मैजिकल लगता है। A myriad shells show in a scrap of chalk. अगर हम चौक का एक टुकड़ा लेंगे और उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखेंगे तो उसमें जो है आपको myriad, अनगिनत, काउंटलेस जो है शेल्स दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज पेस्ट की है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि बहुत से शेल्स के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक चौक की इमेज है जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास से ली गई है। ना ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चौक होती है वो
समुद्र में जो जीव जंतु होते हैं जिन पे शेल्स होते हैं, जैसे कि ऑयस्टर्स है, स्कॉलप्स है, तो ये सारे जो इनके शेल्स होते हैं उनसे जो है ये चौक बनती है। इसलिए जो है इसमें आपको ये शेल्स दिखाई देते हैं। नाउ ये उस चौक की बात नहीं हो रही है जो आपके क्लासरूम में यूज होती है, ये चौक स्टोन की बात हो रही है। ओके, तो अगर आप इस चौक को जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखोगे तो इसमें आपको अनगिनत शेल्स के पैटर्न दिखाई देंगे। ऑफ but an inch of moss, a forest, flowers and trees। अगर आप जो है मॉस का एक छोटा सा इंच, एक छोटा सा टुकड़ा अगर जो है सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखोगे तो आपको वो ऐसे लगेगा कि जैसे जो है फूलों और पेड़ों का वो जंगल जैसा है। मॉस क्या होता है, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जो है कभी बारिश हो तो घर के आसपास जो पत्थर होंगे उस पे ऐसे ग्रीन रंग की जो है काई जैसी जम जाती है, देखिए ग्रीन कलर की, इसे हम कहते हैं मॉस, हिंदी में इसे काई कहते हैं। तो जो है बारिश के टाइम अक्सर जो है आपको घर के आसपास पत्थरों के ऊपर ये दिखाई देगी। तो ये जो है ये ग्रीन कलर की जो है ये ऐसा लगता है कि जब आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखोगे, ऐसे तो ये घास जैसी लग रही है, जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखोगे तो आपको दिखाई देगा इसमें जो है ऐसे जो है कितने सारे जो है इसमें छोटे छोटे पौधे हैं जो कि जो है फूल और पेड़ों जैसे लगते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये पूरा का पूरा जंगल है अगर आप इसे ग्लास के थ्रू देखो। A drop of water like hive of bees। अगर जो है आप पानी की एक बूंद को जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखो तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे जो है वो किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। तो उसमें आपको इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे जब आप पानी को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखोगे कि आप हैरान हो जाओगे कि पानी का स्ट्रक्चर जो है वो इतना पैटर्न वाला होता है। तो हर चीज जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखते हो तो वो मैजिकल दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो जो है नॉर्मल आंखों से बहुत ही नॉर्मल सी लग रही है, राइट, उसमें कुछ अलग सा दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू उसमें इतने खूबसूरत पैटर्न्स दिखाई देते हैं, इतनी मैजिकल जो है वो चीजें अपने आप लगने लग जाती हैं कि ऐसा लगता है जैसे भगवान ने कोई जादू हमारे सामने कर दिया है। I lie in wait and watch how the deft spider jets the woven web silk from his spinnerets। तो मैं जो हूँ जब बेड पे मैं लेटता हूँ तो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जो है मैं दीवार पे स्पाइडर को देखता हूँ। स्पाइडर कैसा है, यहाँ पे स्पाइडर को डेफ्ट बोला गया है। डेफ्ट का मतलब है स्किलफुल, उसके अंदर बहुत स्किल है, बहुत कला है। क्या कला है, वो बहुत खूबसूरती से अपना वेब बनाता है, राइट, जो स्पाइडर अपना जाला बनाता है। तो वो जो है मुझे दिखाई देता है ये स्किलफुल स्पाइडर जो है ये बहुत ही तेजी से जेट्स यानी बहुत तेजी से जो है अपने स्पिनरेट से, स्पिनरेट क्या होता है, इसके पीछे का ये जो ऑर्गन है जिससे जो है जो वो जाला निकलता है जिससे वो अपना वेब बनाता है। तो जो सिल्क जैसी चीज निकल रही है स्पाइडर के अंदर से जिससे वो अपने जाले को अपने वेब को बना रहा है, तो उस ऑर्गन को जहां से वो निकलता है उसे स्पिनरेट कहते हैं। तो जो है ये जो मकड़ी है इसे मैं देखता हूँ कि अपने स्पिनरेट से जो है सिल्क को निकाल के बहुत ही तेजी से जो है जाला बना देती है। तो ये जो है बहुत ही जल्दी होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है स्पाइडर को ये काम करने में क्योंकि ये बहुत ही डेफ्ट, बहुत ही स्किलफुल है। The tigerish claws he has, and oh, the silly flies, the stumble into his net with all those eyes। तो ये जो मकड़ी है इसके ये जो पंजे हैं, तो ये जो इसके पैर हैं वो मुझे ऐसे लगते हैं जैसे टाइगर के पंजे हो। तो टाइगर के पंजों की तरह जो है ये मकड़ी के पैर मुझे दिखते हैं अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। और ये देखो, ओह ये क्या हुआ, ये बेवकूफ सी जो मक्खी है ये इसके जाले में आके फंस गई। इसके पास इतनी सारी आंखें हैं, तो ये जो फ्लाई है, ये जो मक्खी है, इसकी इतनी आंखें हैं फिर भी ये देख नहीं पाई कि यहाँ पे एक जाला है, और ये देखिए यहाँ पे इस जाले में आके फंस गई। सिली फ्लाई है, स्टूपिड सी फ्लाई है। Not even the tiniest thing, but this my glass will make more marvelous and itself surpass। तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि अगर आप मेरे ग्लास के थ्रू देखो तो वो आपको मार्वलस ना दिखाई दे, आपको वो शानदार बहुत ही गजब की ना दिखाई दे, ऐसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। कितनी भी छोटी चीज हो वो भी अगर आप मेरे मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी।
और ये जो है ये अपने आप को, अपनी खूबसूरती को ही सरपास कर दे, इतनी खूबसूरत चीजें जो हैं आपको इस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू दिखाई देंगी। जैसे कि अगर गुलाब के फूल को देखो, देखने में ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, बट जब आप उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख रहे हो तो वो अपनी खूबसूरती को ही सरपास कर दे रहा है, उससे भी आगे बढ़ के और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो कोई भी चीज इस दुनिया में ऐसी नहीं है, छोटी हो कितनी भी छोटी हो, मेरे ग्लास के थ्रू जो है वो बहुत ही शानदार दिखाई देगी। Yes, and with lenses like it, eyeing the moon, it would seem you would walk there in an afternoon. और अगर जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की जगह अगर मैं टेलीस्कोपिक लेंस लगा लूं, राइट, यहाँ पे अब हम लेंस की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास की बजाय अगर हम टेलीस्कोपिक लेंस लगा लें तो मैं तो चांद को भी देखूंगा और चांद मुझे इतना पास दिखाई देगा कि ऐसा लगेगा कि मैं दोपहर में जाके वहां पे वॉक भी कर सकता हूँ। तो अगर हम टेलीस्कोपिक लेंस से जो है चांद को देखें तो वो इतना करीब नजर आता है कि आपको ऐसा लगेगा 4 कदम बढ़ा के आप आगे बढ़ जाओ तो ये तो चांद दिखाई दे रहा है, इस पे तो हम वॉक करके आ सकते हैं। तो ये जो ग्लास है, ये जो लेंस है, ये इतने पावरफुल है कि कोई चीज जो है ये इसको इतना खूबसूरत बना सकते हैं, छोटी सी छोटी चीज को, और कोई चीज कितनी भी दूर हो उसे ये आपके पास ला सकते हैं। तो ये जो पोएम है ये लिखी है वॉल्टर डे ला मेयर ने। Complete the summary of the poem. The poem describes the magic of seeing the world through a magnifying glass. ये poem जो है describe कर रही है कि अगर हम दुनिया को magnifying glass के through देखें तो वो कितनी जादुई दिखाई देती है। It reveals how tiny things like chalk and moss can appear vast and complex. ये है जो है ये कविता हमें बताती है कि कैसे जो है दुनिया में जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि चौक और मॉस, ये भी जो है कितनी बड़ी और कितनी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देंगी अगर आप इन्हें इस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखोगे। Even a drop of water can seem like a hive of bees. The poet is impressed at how the spider spins its web silk from its spinnerets. The poem ends with the idea that through lenses the moon could seem within reach. तो ये पोएम एंड होती है इस आइडिया पे कि लेंस के थ्रू जो है हम चांद को भी अपनी करीब ला सकते हैं, वो भी हमारी पहुंच में हो सकता है। Fill in the blanks. The main idea of the poem is the transformative power of close observation through the magnifying glass. ये जो poem है इसका main idea ये है कि कोई भी चीज जो है उसे अगर हम magnifying glass के थ्रू जो है बहुत ही करीब से देखें तो वो चीज जो है बिल्कुल बदल जाएगी, उसमें जो है इतनी मैजिकल दिखाई देगी उसके थ्रू कि वो जो है एकदम से जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। द टोन ऑफ द पोएम इज वंडर एंड क्यूरियोसिटी। ये जो पोएम है इसकी टोन जो है वो आश्चर्य वाली है, क्यूरियोसिटी वाली है, राइट, क्यूरियस हो रहा है जो पोएम लिख रहा है कि ये जो चीजें हैं ये कितनी जादुई दिखाई दे रही हैं। The poem has 6 stanzas with 4 lines in each stanza, hence it is a quatrain. अगर जो है 4 लाइन की जो है स्टैंजा की जो है पोएम होती है जिसमें 4 लाइन होती हैं तो उसे हम क्वाट्रेन कहते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी बी, यानी जो फर्स्ट और थर्ड लाइन है वो राइम कर रही है और सेकेंड एंड फोर्थ लाइन जो है वो राइम कर रही है। Pick examples from the poem of the following poetic devices. तो simile का example है a drop of water like hive of bees. यहाँ पे drop of water का comparison हुआ है hive of bees से और हमने like word का use किया है इसलिए यहाँ पे simile है। Alliteration a myriad shells show. यहाँ पे जो sh का sound है shells और show में ये repeat हुआ है इसलिए यहाँ पे alliteration है। Metaphor of but an inch of moss, a forest, flowers and trees. यहाँ पे 1 इंच ऑफ मॉस को जो है फॉरेस्ट और फ्लावर की और ट्रीज की तरह बोला गया है कि इंच ऑफ मॉस जो है वो फॉरेस्ट की तरह जो है दिखाई देता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है बट हमने लाइक या एज इन वर्ड्स का यूज नहीं किया है इसलिए मेटाफर है। Poem is rich in visual imagery, painting vivid pictures of small everyday things magnified into something grand. तो ये जो पोएम है ये रिच है विजुअल इमेजरी में, राइट। पोएट ने हर चीज को ऐसे डिस्क्राइब करा है इतनी खूबसूरती से कि उसकी इमेज जो है आपके दिमाग में क्रिएट हो जाती है जब आप उसे रीड करते हो। In the line, a myriad shells show in a scrap of chalk. The magnifying glass reveals many tiny shell-like shapes
hidden inside a small piece of chalk। तो ये जो लाइन है कि एक छोटे से चौक के टुकड़े में जो है आपको अनगिनत शेल्स जो हैं दिखाई देते हैं। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो हमें दिखाता है कि ये जो छोटा सा चौक का टुकड़ा है इसमें कितने छोटे छोटे जो हैं बहुत सारे शेल जैसे शेप्स दिखाई दे रहे हैं, वो छुपे हुए हैं जो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू दिखाई दे रहे हैं। In the line, a forest, flowers and trees, the poet uses the imagery of nature to emphasize how a very small patch of moss appears vast, rich and full of life when magnified। तो ये जो लाइन है कि एक जंगल जिसमें जो है बहुत सारे फूल और पेड़ हैं, उससे जो है पोएट जो है इमेजरी का यूज कर रहा है नेचर को एम्फेसाइज करने के लिए, राइट, नेचर पे जोर देने के लिए, उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो हमें क्या बताना चाह रहा है? वो हमें ये बताना चाह रहा है कि ये जो छोटा सा काई का जो टुकड़ा है, जो मॉस का छोटा सा ये पैच हमें दिखाई दे रहा है, अगर इसे भी आप जो है गौर से देखो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, तो आपको समझ में आएगा कि ये अपने आप में कितना बड़ा है, इसमें कितने सारे जो है छोटे छोटे पौधे हैं जो कि जो है जीवन से भरे हुए हैं। तो ये जो है छोटा सा टुकड़ा ऐसा नहीं है बेजान है और इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक्चुअली बहुत सारा जीवन छुपा हुआ है। Complete the following sentences with a reason. The poet uses exclamation marks in lines. The tigerish claws he has, with all those eyes, and in an afternoon, because it shows the poet's strong feelings of surprise, excitement and wonder। तो यहाँ पे उसने exclamation mark इसलिए लगाया है क्योंकि वो अपनी जो है strong feeling जो है वो दिखाना चाह रहा है कि कैसे वो हैरान है, कैसे वो excited है और कैसे वो सोच रहा है कि काश ऐसा होगा। In the phrase magic talk, the poet uses personification to describe the magnifying glass because it seems to speak and reveal hidden secrets of nature like a living being। तो यहाँ पे मैजिक टॉक में उसने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, राइट। उसने बोला है कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो जादुई बातें कर रहा है। तो ये उसने क्यों किया है? क्योंकि वो जो है ये बताना चाह रहा है कि ये ग्लास के थ्रू जो है, जब हम इतनी अनगिनत जादुई चीजों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ग्लास हमसे बातें कर रहा है, और ये जो नेचर के सीक्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो छुपे हुए थे उसे वो हमें बता रहा है। Each stanza follows a repetitive pattern of introducing a smaller ordinary object and then describing the extraordinary details revealed through magnification। This is because it supports the theme of wonder through close observation as the speaker reveals hidden beauty in ordinary things। In the final stanza, the poet shifts from small everyday objects being magnified to a celestial body like moon because। तो जो लास्ट स्टैंजा है उसमें पोएट जो है वो नॉर्मल डेली वाली चीजों से अब अलग होके जो है अब वो सेलेस्टियल बॉडी यानी आसमान में जो चांद तारे दिखाई दे रहा है उसकी बात करने लग गया है। क्यों? क्योंकि वो जो है हमें ये दिखाना चाह रहा है कि ये लेंस जो है ये हमारे विजन को इतना एक्सपैंड कर सकता है कि अब धरती के आगे भी जो है जो आसमान में चीजें हैं उन्हें भी जो है हम देख सकते हैं, वो इतनी क्लोज और इतनी रीचेबल दिखाई देंगी कि हम उन पे जो है पहुंच सकते हैं, अगर हम हाथ बढ़ाएं तो उन्हें छू सकते हैं। नेक्स्ट हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। Identify whether the following statement is true or false. The poet uses his magical powers to make the round glass powerful. False. उसने जो है मैजिकल पावर्स का कोई यूज नहीं किया है, वो जो ग्लास है उसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है, वो मैजिकल अपीयर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चीजों को मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाता है। Select the line from the extract that expresses the presence of intricate patterns in ordinary objects। तो कौन सी ऐसी लाइन है जिससे जो है हमें दिखाई देता है कि दुनिया की जो ऑर्डिनरी चीजें हैं, जो हमारी लाइफ में हमें नॉर्मल सी चीजें दिखाई देती हैं, उन्हें भी अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखो तो उसमें आपको बहुत ही महीन से इंट्रिकेट से पैटर्न दिखाई देंगे। तो वो लाइन है अ myriad shells show in a scrap of chalk। What does the comparison of an inch of moss to a forest suggest about the speaker's view of the world through the magnifying glass? तो ये जो comparison उसने किया है कि ये जो छोटा सा मॉस का टुकड़ा है उसमें भी एक जंगल दिखाई दे जाएगा अगर आप देखो, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि स्पीकर जो है वो नेचुरल दुनिया को जो है बहुत रिच डिटेल और
फुल ऑफ लाइफ वाली नजर से देखता है। उसे समझ में आता है कि ये जो हमारा नेचर है ये कितना रिच है, इसमें हर चीज कितनी डिटेल में है। अगर आप ध्यान से देखो तो हर चीज कितनी खूबसूरत है, हर चीज में जीवन भरा हुआ है। और छोटी छोटी चीजें भी जो है नेचर की, वो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जो है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। How does the poet feel about the ability of the magnifying glass to reveal hidden wonders? He is fascinated. तो उसकी फीलिंग जो है वो fascinated है, यानी वो हैरान है, आश्चर्य में है, fascinated है। What is the significance of the spider in the poem? तो ये जो पोएम में स्पाइडर का एग्जाम्पल जो है, जो पोएट ने दिया है, उससे कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाह रहा है कि जो नेचर है, उस नेचर में अपने आप में कितना स्किल है और कितना प्रिसिशन है, कि हर चीज जो है कितना केयरफुली, कितने ध्यान से हो रही है, परफेक्टली हो रही है नेचर में। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो पोएट को अच्छे से दिखाता है कि देखो कैसे स्पाइडर जो है इतने ध्यान से, इतने स्किलफुली जो है अपने वेब को बना रहा है। तो उससे जो है कहीं ना कहीं पोएट को समझ में आता है कि नेचर में कितनी छुपी हुई जो है स्किल्स हैं, नेचर अपने आप में कितना स्किलफुल है। How might the speaker's view of the natural world change if there was no use of a magnifying glass? Without a magnifying glass, the speaker would miss the tiny details of nature and see the world as ordinary instead of wonderful. अगर ये मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता तो स्पीकर जो है वो नेचुरल वर्ल्ड में इतनी खूबसूरत जो चीजें हैं उन्हें कभी देख ही नहीं पाता, राइट? कभी भी उसे समझ में ही नहीं आता कि ये जो पत्ती है इसमें कितने खूबसूरत पैटर्न है, जो मॉस है वो जो है अपने आप में कितनी डिटेल्ड है, उसके अंदर कितने छोटे छोटे पौधे हैं जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। चौक को अगर हम ग्लास से देखें तो कितने पैटर्न्स हैं जो नॉर्मल आंखों से हमें दिखाई ही नहीं देंगे। तो अगर मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता तो दुनिया उसके लिए ऑर्डिनरी होती, राइट? इतनी वंडरफुल नहीं होती, इतनी आश्चर्यजनक नहीं होती। बट अब इस ग्लास के थ्रू देख के उसे समझ में आया है कि ये कितनी मैजिकल है। Why does the poem end with the idea of the moon being within reach? The poem ends this way to show that lenses can make even distant objects appear close, expanding human vision and imagination. What is the speaker's attitude towards nature and the act of observation? The speaker shows an attitude of curiosity, admiration, and wonder towards nature and enjoys observing it closely. तो जो speaker का attitude है nature की तरफ, वो जो है curiosity वाला है, right? वो हर चीज को जो है उस ग्लास के थ्रू देख के जानना चाहता है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। हर चीज की खूबसूरती को वो एडमायर करता है, राइट? उसकी तारीफ करता है और हैरान होता है कि नेचर जो है वो कितना स्किलफुल है, कितना आश्चर्यजनक है। तो वो हर चीज को जो है जब इतनी क्लोजली ऑब्जर्व करता है तो बहुत ही इंजॉय करता है। Which is your favorite part of the poem? Why? My favorite part of the poem is the description of the spider spinning its web because it shows how beautiful and skilled nature is when observed carefully. तो मेरा जो है favorite part इस poem का है वो डिस्क्रिप्शन जिसमें जो है पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि स्पाइडर जो है वो कितने स्किलफुली जो है अपने वेब को जो है स्पिन कर रहा है। उससे क्यों ये मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है कि कितना नेचर कितना स्किलफुल है और कितना ब्यूटीफुल है। अगर हम हर चीज को जो है केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई देगा कि हर चीज में कितनी खूबसूरती है। Next step, fill in the blanks. With his deft description, the author has written the story beautifully woven with fascinating details. तो अपने skillful description से, deft का मतलब है skillful description से जो है ऑथर ने इस कहानी को बहुत ही खूबसूरती से जो है बुना है, बहुत ही हैरान कर देने वाली डिटेल्स के साथ। फैसिनेटिंग का मतलब होता है हैरान कर देने वाली। तो बहुत ही हैरान कर देने वाली डिटेल्स के साथ जो है उसने इसे वोवन किया है, बुना है, साथ में कंपाइल किया है। When you read the story, you will surely enjoy the marvelous storytelling technique that attracts all kinds of readers. जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो आप जो है पक्का जो है, ये बात पक्की है, आप इसे जो है बहुत ही अच्छे से एंजॉय करोगे, क्योंकि इसमें जो स्टोरी टेलिंग की टेक्निक है वो बहुत ही मार्वलस, शानदार है, जो कि हर टाइप के रीडर को अट्रैक्ट करती है। What makes the story interesting is the superb way of describing the myriad emotions and feelings of the characters. जो चीज इस स्टोरी को जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि कितने अनगिनत तरीकों से जो है
जो ऑथर है उसने जो है इमोशंस को और फीलिंग्स को जो है, जो कैरेक्टर्स के इमोशंस और फीलिंग्स हैं उसे उसने जो है कितने अनगिनत तरीकों से जो है डिस्क्राइब किया है। मिरियड, मिरियड का मतलब होता है काउंटलेस, राइट, अनगिनत। The reader will stumble upon the unexpected twists and turns that surpass all our understanding and make us wonder at the narrative power of the author। जो रीडर है वो एकदम से जो है मिलेगा किस चीजों से, स्टम्बल अपॉन का मतलब है एकदम से जो है किसी चीज से आप टकरा जाओ, तो एकदम से टकराएगा। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होंगे कहानी में, टर्न्स होंगे, ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स होंगे जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे, और आपकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है उस सबको जो है ये सरपास कर देगा, उससे भी कहीं आगे बढ़ जाएगी ये स्टोरी। और आप सब जो है हैरानी में रह जाओगे कि ऑथर जो है उसकी कितनी अच्छी नैरेटिव पावर है, यानी वो कितने अच्छे से कहानी को बताता है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब किसी चीज के ग्रुप की हम बात करें तो उसे जो है जिस नाम से हम बुलाते हैं वो हो जाता है उसका कलेक्टिव नाउन। जैसे कि स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट होगा, राइट, जो टिड्डे होते हैं उनका अगर बहुत बड़ा ग्रुप हो तो उसे हम स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट कहते हैं। अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, राइट, स्टार्स जो है आपको आसमान में कुछ तारे साथ में दिखाई दें एक पैटर्न बनाते हुए तो उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, अगर आपको बहुत सारे पेड़ जो हैं कहीं पे साथ में दिखाई दें तो वो ग्रोव कहलाते हैं, बगीचा। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, राइट, बहुत सारे डांसर्स जो हैं साथ में डांस कर रहे हो तो उसे हम ट्रूप कहते हैं। बटालियन ऑफ सोल्जर्स, राइट, सोल्जर्स जो है साथ में उनका ग्रुप हो तो वो बटालियन कहलाता है। फ्लीट ऑफ शिप्स, अगर शिप्स जो है बहुत सारी साथ में है सेल कर रही हैं सी में तो उन्हें हम फ्लीट ऑफ शिप्स कहते हैं। क्वेश्चन में हमें कॉलम वन में जो है इडियम्स दिए हैं मुहावरे, और कॉलम टू में जो है उनके मीनिंग है, हमें करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। एप्पल ऑफ वन आई का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी के लिए बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही तेजी से हो जाए, एकदम हो जाए, तो हो जाता है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। कीप एन आई ऑन समथिंग और समबडी, इसका मतलब होता है किसी चीज को जो है बहुत ध्यान से देखना। टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है कोई कुछ करे बट आप उस पर ध्यान ना दो, उसे नोटिस ना करो, ऐसे एक्ट करो कि आपने देखा ही नहीं है, अनदेखा कर दो। सी आई टू आई का मतलब होता है एक दूसरे से अग्री करना। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है किसी चीज को जो है ऊपर से देखना, ऊपर से जो है आप ओवरऑल लुक दे रहे हो, राइट, तो उसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। Next question है the poet uses the adjective from tigerish in the poem by adding the suffix ish to the noun tiger। तो इस पोएम में जो है पोएट ने टाइगर के आगे इश लगा के ये एडजेक्टिव बना दिया, राइट, कि टाइगर की तरह, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके आगे इश लगा के हमें ISH लगा के एडजेक्टिव बनाना है। तो कौन कौन से वर्ड्स के आगे हम ISH लगा सकते हैं? गर्लिश, बॉयश, बुकिश, वाटरिश, मूनिश, ये सब जो है करेक्ट होंगे। नाउ ग्लास के आगे हम नहीं लगा सकते हैं, ग्लास के आगे जनरली हम वाई लगाते हैं उसको एडजेक्टिव बनाने के लिए। सिल्क के आगे भी हम वाई लगाते हैं या फिर EN लगा देते हैं। स्क्रैप के आगे हम इश नहीं लगाते हैं, वाई लगा देते हैं, तो स्क्रैप ही हो जाएगा। तो यहाँ पे वो वर्ड्स जिनके आगे हम ISH सफिक्स लगा सकते हैं वो है गर्लिश, यानी कोई ऐसा जिसमें लड़कियों जैसी खूबी हो। बॉयश यानी कोई जिसमें लड़के जैसी खूबी हो। बुकिश का मतलब है कोई ऐसा जिसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। वॉटरिश का मतलब होता है कोई चीज जो पानी जैसी दिखाई दे। और मूनिश का मतलब होता है कोई चीज जो है वो बहुत ही रेयर है, या फिर पोएटिक टर्म में उसे हम कहते हैं मूडी है कोई चीज, तो उसे मूनिश कहा जाता है। मूनिश जो वर्ड है वो जनरली पोएम्स में यूज होता है, और जनरली उस इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए आप इस वर्ड का यूज करोगे जो कि चंद्रमा की तरह चंचल है, यानी उसका मन जो है एक जगह नहीं रहता है, कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है, तो हम उसे कहते हैं कि चंद्रमा की तरह चंचल है, राइट, तो वो हो जाता है मूनिश। नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है। इसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको पेज 250 पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है इसमें से 4 ट्रू स्टेटमेंट्स कौन से हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 ही मिले हैं जब मैंने उस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ा। फर्स्ट,
फिफ्थ एंड सिक्स्थ, खाली यही जो तीन है ये मेरे हिसाब से करेक्ट है, बाकी मुझे तो नहीं लगता करेक्ट है, बट अगर आपको कोई और लगे या फिर आपकी टीचर बोले तो आप उनसे चेक कर सकते हो। ओके, मेरे हिसाब से खाली तीन ही स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे जो ट्रू है। नेक्स्ट हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी है, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है, व और फ साउंड जो है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन्हें हमें प्रोनाउंस करना है। तो यहाँ पे वो वर्ड्स जो फर्स्ट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, फॉरेस्ट, फ्लावर्स, फ्रॉम। मिडिल साउंड है डेफ्ट, आफ्टरनून। एंड साउंड ऑफ, itself. Beginning sound we, was, valor, victory. Middle sound woven, even, marvelous. End sound hive. तो दोबारा से एक बार कर लेते हैं, forest, flowers, from. Deft, afternoon. Of, itself. Valor, victory, was. Woven, even, marvelous. Hive. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप स्पेस में ट्रैवल कर पाओ, अगर आपको मौका मिले स्पेस में जाने का, तो कौन से प्लैनेट पे जाओगे, क्यों जाओगे, क्या क्या प्रिपरेशंस करोगे, और 5 ऐसी चीजें बतानी है जो अपने साथ आप लेके जाना चाहोगे। So if I could travel to space, I would like to visit Mars. I would choose Mars because scientists believe that it may have had water in the past and could support life in the future. It is also called the red planet, which makes it very interesting. Before traveling, I would prepare myself by learning about space travel, training my body, and studying safety rules. I would also practice living in zero gravity. The 5 things I would like to take along are a space suit to protect me from harmful gases and extreme temperatures, oxygen supply to help me breathe, food packets, special space food for energy, a communication device to stay in contact with Earth, and a camera to capture pictures of Mars and space. If you could invent something, what would you like to invent and how? अगर आप जो है कोई नई चीज जो है इन्वेंट कर पाओ, तो आप क्या इन्वेंट करोगे और कैसे करोगे? आपको अपनी इन्वेंशन आपने जो चूज की है उसके रीजंस देने हैं कि क्यों आप ये चीज इन्वेंट करोगे, इस चीज के बारे में अब आपको बोल के बताना है। तो इफ आई कुड इन्वेंट समथिंग, आई वुड लाइक टू इन्वेंट अ पॉल्यूशन फ्री फ्लाइंग व्हीकल। तो मैं जो हूँ एक पॉल्यूशन फ्री फ्लाइंग व्हीकल जो है इन्वेंट करना चाहूंगी। ये व्हीकल जो है सोलर एनर्जी पे चलेगा और इससे जो है कोई भी स्मोक या हार्मफुल गैस नहीं निकलेगी। I would invent this because pollution and traffic jams are major problems in cities today. A flying vehicle would save time, reduce road accidents, and protect environment. My wonder invention would be safe, easy to use, and affordable for common people. It would help make travel faster and cleaner and improve the quality of life. तो ये तो मेरी इन्वेंशन है, आप इसके अलावा और भी कोई भी चीज जो आप इन्वेंट करना चाहते हो जिस भी रीजन से, वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी राइटिंग एक्टिविटी है, तो कोई भी कॉन्वर्सेशन जब होती है उसे जब हम लिखते हैं तो हम डायलॉग्स में लिखते हैं, राइट? जैसे आप प्ले लिखो तो उसमें डायलॉग्स होंगे, कैरेक्टर का नाम होगा, ये उसका डायलॉग है, राइट? तो ये जो है जब भी हम ऐसे लिखते हैं किसी कॉन्वर्सेशन को, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला तो ये है, जब भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तो हमें मेंशन करना है कहाँ हो रही है, कब हो रही है, किन लोगों के बीच में हो रही है। जो टोन है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, यानी दोस्तों के बीच बात हो रही है, गांव वालों के बीच में है, घर वालों के बीच में है तो इनफॉर्मल है। टीचर स्टूडेंट है, ऑफिस में बॉस और कलीग है, तो फिर ये फॉर्मल हो गई। उसके अलावा कॉन्वर्सेशन में अग्रीमेंट हो रहा है, डिसअग्रीमेंट है, लड़ाई है, बहस है, क्या है वो बताना है। और कोई इमोशंस या एक्शंस जो हैं जो रियल लाइफ में हो रहे हो जो आपको एक्सप्लेन करने हैं, वो आप ब्रैकेट्स में लिखते हो कि कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, किसी ने जो है दुख के साथ बोला, किसी ने खुशी के साथ बोला, तो ये चीजें ब्रैकेट में आएंगी। फिलर वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो जो कि हम बोलने में यूज करते हैं, राइट? जैसे कि ये जो है आप ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है कॉन्वर्सेशन जो है आपको लिखनी है दीपा और आसमा के बीच, जो कि साइंस क्लब के मेंबर हैं। और इनकी कॉन्वर्सेशन किस चीज पे हो रही है? टेक अ डिसीजन अबाउट मेकिंग अ मॉडल फॉर एन अपकमिंग साइंस फेयर।
Create this conversation between Deepa and Asma. You may begin the conversation like this. तो यहाँ पे जो है ये conversation जो है हमें डिजाइन करनी है. सीन साइंस लैब आफ्टर स्कूल. साइंस लैब में जो है ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, स्कूल के बाद का टाइम है. दीपा एंड आसमा डिस्कसिंग द साइंस फेयर प्रोजेक्ट. दीपा, हाय आसमा, our science teacher mentioned that you have a wonderful idea for the science fair project. आसमा hesitatingly, yes I do. थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ कह रही है हाँ, but I'm not sure if it is good enough. दीपा encouragingly, वो जो है उसे बढ़ावा देते हुए कह रही है, क्योंकि वो हिचकिचा रही है तो वो उसे थोड़ा encourage कर रही है. Don't worry, every good project starts with a small idea. Tell me about it. Asma, well, I was thinking of making a working model of rainwater harvesting. It can show how we can save water at home. दीपा excitedly, तो वो ये सुन के बहुत ही excited हो जाती है कि ये तो अच्छा आइडिया है. That sounds amazing. It's useful and very relevant, especially with water shortages everywhere. आसमा relief, तो अब वो थोड़ा उसे राहत मिलती है कि चलो मेरा आइडिया अच्छा है. You really think so? I was worried it might be too simple. Deepa, not at all. Simple ideas explained well are always appreciated. We can add pipes, filters, and a storage tank to make it more interesting. Asma, thoughtfully. Yes, and we can also explain how it helps the environment. Deepa, exactly. We can even include charts showing how much water can be saved. Asma, smilingly. Oof! I feel sorry, not smilingly. That's not a word. I'm sorry. Smiling. Oof! I feel much better now. I'm glad I shared this with you. Deepa, that's what Science Club friends are for. So, shall we finalize this model? Asma, confidently. Yes, let's do it. I think this project will make us proud. Deepa, great. Let's start planning tomorrow. तो यहाँ पे देखिए कॉन्वर्सेशन जो हमने डिजाइन की है, इसमें स्टार्टिंग में हमने बताया है कि कहाँ पे हो रही है, कब हो रही है कॉन्वर्सेशन, किसके बीच में हो रही है. उसके अलावा वो लोग जो भी फील कर रहे हैं, जो भी इनके इमोशंस हैं, वो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं. तो ऐसे जो है जब भी आपको कोई कॉन्वर्सेशन, कोई डायलॉग जो है वो लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे. That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.